नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम बात करेंगे आईवीएफ को लेकर। एक ऐसा सेक्टर जिसमें मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि क्या ही कहा जाए। आईवीएफ जहां से एक उम्मीद जन्म लेती है, कई परिवारों के लिए एक संपन्न करने का एक आप कह सकते हैं टॉपिक जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आईवीएफ, जिसने कई परिवारों को संपन्न किया है, जिसने कई परिवारों को एक नन्ही सी मुस्कान और एक किलकारी दी है। इस पर बात हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, हमारे साथ हैं, आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, प्रिस्टीन केयर फर्टिलिटी आईवीएफ एंड फर्टिसिटी क्लिनिक्स दिल्ली, और यूके में इनकी ट्रेनिंग रही है और ऑस्ट्रेलिया में भी इस सेक्टर में इन्होंने समय बिताया है। मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सीफार सेंटर फॉर इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नीलिमा आपसे मेरा रहेगा, जब हम आईवीएफ को लेकर बात करते हैं, जब आपके पास कोई कपल आता है आईवीएफ के लिए, अपने इलाज के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स पर मैम आईवीएफ बेस करता है? किन किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हैं जब किसी कपल का आईवीएफ ट्रीटमेंट चलता है? तो ऐसा होता है कि जब कोई भी कपल आता है हमारे पास, सो वी नॉर्मली टेल देम टू वेट फॉर एन ईयर टू अप्रोच अ डॉक्टर फॉर एनी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट अबाउट इनफर्टिलिटी। लेकिन आजकल लोगों में अवेयरनेस इतना है, हर एक पेशेंट के पास एक ओव्यूलेशन ट्रैकर ऐप उसके फ़ोन में डाउनलोडेड होती है, तो ये सब बेसिक चीज़ें वो लोग करके आते हैं। अब सवाल आया कि आईवीएफ कितने % केसेस में करा जाता है और क्यों करा जाता है। सपोज मैं 100 पेशेंट देख रही हूँ, उसमें से 90% ऑफ पेशेंट्स they conceive with just simple treatments like you tell them when to have intercourse and a very minor procedure IUI, 90% उसी से कंसीव कर जाते हैं। Now 10% जो बचते हैं उसमें से हमें ये देखना होता है कि ये जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली और विद माइनर प्रोसीजर्स, तो इनके अंदर जो इनका इन्वेस्टिगेशंस होता है उसके हिसाब से देन वी डिसाइड व्हेन वी शुड गो फॉर आईवीएफ। जो एब्सोल्यूट फैक्टर्स है जब कपल आता है जिनको हम आईयूआई और नेचुरल तरीके से नहीं बोलते कंसीव करने के लिए, वो कंडीशंस बस गिनी चुनी है। एक तो ये कि अगर महिला की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, फेलोपियन ट्यूब्स, अगर हस्बैंड के स्पर्म में इशू है, मतलब हस्बैंड का या तो 0 स्पर्म काउंट है या less than 1 million, then in those cases we tell them to go ahead with IVF. These are one of the few indications wherein we say that straight away we'll go for IVF. Rest all we try to make them conceive with the natural method. अगर वो नहीं हो पा रहा है then we do proceed further. Okay. So my course of action is investigations first, which includes for female hormones, fertility hormones like FSH, LH, AMH, and thyroid is very important, prolactin, and for the husband just a semen analysis, that's all. And for the woman, once we've done all these investigations, the last investigation we do is the tubal evaluation. ट्यूब के इवैल्यूएशन का 2 तरीके होते हैं, या तो हम उसमें कलर डाई डालते हैं जिसको HSG कहा जाता है, ये किसी भी रेडियोलॉजी सेंटर में हो सकता है, और दूसरा तरीका है लैप्रोस्कोपी करना, जो आज की डेट में ऑब्सोलीट हो चुकी है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। Yes, if there is any problem that you see on ultrasound which needs to be corrected with laparoscopy, we do, but nowadays that is like only 1% of patients require laparoscopy or hysteroscopy. Okay, मैम। डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा, सवाल मेरा आपसे मैम ये है कि एक जब न्यूली मैरिड कपल ये सोचता है कंसीव करने के बारे में और प्रेगनेंसी के लिए जब कोई भी आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन कितने समय के बाद मैम उनको ये सोच लेना चाहिए कि अब दे शुड गो फॉर ए स्पेशलिस्ट नाउ? सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्यूरेशन ऑफ बीइंग टुगेदर, कितने साल से वो इकट्ठे हैं या ट्राई कर रहे हैं, और फीमेल एज, ये 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। अगर वो 1 साल से इकट्ठे हैं और नहीं सक्सेस मिल पा रहा है तो उनको डेफिनेटली एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आके डिस्कस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए अपने आप को। दूसरा,
हम ये भी कहते हैं कि 1 साल इज नॉट लाइक अ ब्लैंकेट. अगर फीमेल की एज 35 एंड मोर देन 35 है, देन शी शुड कम बिफोर. अगर उसको 5-6 महीने हुए हैं तो भी आके एक इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए. जैसे आजकल हम क्या होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में बिलीव करते हैं, एंड आई थिंक एवरीबडी गेट्स इट डन. तो उसमें भी हमारे में भी फर्टिलिटी हेल्थ चेक्स आते हैं. सो एटलीस्ट 5-6 मंथ्स के बाद अगर नहीं हो रहा है तो एक फर्टिलिटी चेक करवा लेना चाहिए. बट कोई ट्रीटमेंट हमने शुरू करना है, अगर सब कुछ ठीक है तो वी कैन वेट फॉर 1 ईयर. ओके. तो डॉक्टर गुप्ता, जब आप किसी कपल को डील करती हैं, आईवीएफ की सलाह आपकी तरफ से जब दी जाती है, तो उसके बाद जब आप शुरुआत करती हैं, प्रोसेस जब शुरू होता है, तो जैसा कि फैक्टर अभी अब बताया गया आपकी तरफ से भी और डॉक्टर ने भी जिक्र किया कि एज फैक्टर एक फीमेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैटर करता है. अब ऐसे में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैम जो कि सक्सेस रेट को प्रभावित करते हैं, और जो अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां हैं उससे नतीजों पर, रिजल्ट पर कितना असर पड़ता है? देखिए, जैसा कि डॉक्टर पुनीत ने भी बोला कि अगर 35 ईयर से एज ज़्यादा है तो वी कंसिडर डूइंग आईवीएफ अर्लियर देन अ यंगर कपल. मतलब अगर 35 साल से ऊपर आपकी एज है तो मे बी हम 4-5 IUI साइकिल ना करके सिर्फ 2 IUI साइकिल के बाद हम उनको काउंसिल करेंगे कि लेट्स गो फॉर IVF. और जहाँ तक एज की बात है, एनी वुमन हु इज मोर देन 40 साल से अगर उम्र ज़्यादा है, उन केसेस में वी हैव टू प्रोसीड विद कॉशन. एज 40 के बाद एज इज एन इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया. मतलब आप बाकी सारे हार्मोन्स की क्वालिटी, मेरा IVF प्रोसेस पूरा का पूरा, स्टिमुलेशन, एग कलेक्शन, लैब का रिजल्ट, वो सब आप अगर एक साइड भी कर देंगे तो महिला की एज जो है एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है विच डिटर्मिन्स वेदर द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट विद IVF. दिस इज वन पार्ट regarding age. Now you asked me about the quality of drugs. Yes, it matters a lot because IVF में कई तरह की दवाई यूज करी जाती है, टैबलेट से लेकर के इंजेक्शंस, जो कि हाईली एडवांस्ड है. एक समय था जब IVF इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, उससे पहले सिंपल ट्रीटमेंट IUI वगैरह होता था. तो नाउअडेज हम सिर्फ सिंथेटिक और जो हॉर्मोन्स हैं जो मेनोपॉजल पेशेंट्स के यूरिन से हम FSH LH को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें से इम्प्यूरिटीज को हटा करके वी प्रिपेयर द इंजेक्शंस. So there are various categories: purified, highly purified, and then the synthetic ones are recombinants. So if you ask me honestly, if I were to choose and if a couple can afford, I would always go for a recombinant. तो डॉक्टर पुनीत, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब IVF को आप डील करते हैं, जब प्रोसेस शुरू होता है, और अगर PCOS के साथ अगर आपको IVF को शुरू करना पड़े तो उस समय कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखती हैं, और PCOS क्या इस पूरे साइकिल को किन मायनों में प्रभावित करता है मैम? सो PCOS एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो ऑल्टर हो जाते हैं या बिखर जाते हैं. बट प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मेन फैक्टर्स हैं जो अगर बिखरे हुए हों या ऑल्टर्ड हों अफेक्ट कर सकते हैं आउटकम को. वो है अगर एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली नहीं आता, इरेगुलर आता है, या फिर उसका ओवुलेशन, जिसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि उसका अगर एग मैच्योर नहीं हो रहा है, तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो PCOS बहुत इफेक्ट करते हैं. ओके मैम. तो डॉक्टर नीलिमा, सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि IVF को लेकर जब कोई भी कपल जाता है तो जितना मैं IVF के बारे में जानता हूँ, तो सबसे पहले उनके मन में एक पॉजिटिविटी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव मूड से वो डॉक्टर के पास जाएं, नेगेटिव इस प्रोसेस को लेकर ना हो, क्योंकि ये एक उनके लिए एक ऐसी उम्मीद की किरण है जिसके बाद उनका परिवार पूरा होने जा रहा है. और क्योंकि जब मैम कोई भी कपल IVF शुरू कराता है, IVF का जो प्रोसेस शुरू होता है, तो उस समय पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जो फीमेल है बेसिकली वो पॉजिटिव रह सकती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस एवरी डे. बिल्कुल. जो कपल आता है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी अपनी चॉइस से IVF नहीं चूज करता. IVF इज द लास्ट ऑप्शन.
जब उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, वहां से सब नेगेटिव रिजल्ट लेके आ चुके हैं, सो बेसिकली दे आर ऑलरेडी इन अ नेगेटिव माइंडसेट व्हेन दे कम टू मी। तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि I just don't take them up for IVF in as soon as they come or in the next cycle. मैं हमेशा उनको टाइम देती हूँ, उनको बोलती हूँ आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं। सो I work as a doctor and as a counselor too. काउंसलिंग में मेरा 1 घंटा जाता है। न्यू पेशेंट को मैं 90 मिनट्स का अपॉइंटमेंट देती हूँ, उसमें से 30 मिनट मेडिकल बातें होती हैं, 1 घंटा सिर्फ उनको पूरा प्रोसेस समझाने का होता है कि उनके दिमाग में जो भी एप्रीहेंशन है, जो भी एंजाइटी है, वो उसको क्लैरिफाई करे। और सबसे बड़ा डर जो फीमेल्स को होता है वो ये होता है कि हमें बहुत सारे इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, और अगर हम बहुत सारे इंजेक्शंस लेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ पे क्या उसका असर पड़ेगा। सो मेरा सिंपल सा आंसर उनको सिर्फ ये होता है कि द वेरी फैक्ट दैट हम इंजेक्शन रोज लगा रहे हैं, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि जब हम इंजेक्शन रोज लगा रहे हैं तो उस दिन के आगे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो आप ये समझो। और दूसरी बात, फीमेल का स्पेशली मैंने जो इंडिया में देखा है, बाकी कंट्रीज में तो इतना नहीं है, लाइक यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एज यू मेंशन, बट इंडिया में ये कहा जाता है कि अगर प्रॉब्लम है तो वो पहले महिला की जांच करे और फिर हस्बैंड की जांच करें। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, आई डू मेक इट अ पॉइंट कि आई इन्वेस्टिगेट द फीमेल एंड मेल को भी साथ में। उसमें मेरे को 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि अगर मान लीजिए मेल पार्टनर में आई कैन सी समथिंग, आई एग्जामिन द मेल पार्टनर ऑल्सो, इफ आई कैन सी सम प्रॉब्लम देयर एंड आई सी अ प्रॉब्लम इन द एनालिसिस, सो दोनों का इलाज साथ साथ शुरू हो सकता है। हम एक के बाद एक ना करके 2-3 महीना जो भी उसका ट्रीटमेंट का टाइम है, हम वो साथ साथ कर सकते हैं। सो अगर आप उनको अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, और एंजाइटी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं होती है, आधे से ज्यादा केसेस में जो पेशेंट्स हैं वो अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। कोई ये बोल रहा है इसके पास जाओ, कोई कह रहा है आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो, कोई कहता है आप होम्योपैथिक जाके ट्राई करो। बट इट इज व्हाट आई थिंक कि ये कपल को डिसाइड करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट डेफिनेटली जब हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करते हैं तो जितनी डोज हम इंजेक्शन की देते हैं उसका हम आउटकम भी देखते हैं। हमें सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करने होते हैं वो देखने के लिए। मेरे हिसाब से हर एक को पता होना चाहिए कि अगर एक कपल आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, तो उसको बार बार पूछ करके उनको ये बता के यहाँ नहीं यहाँ जाओ, शायद आईवीएफ अवॉइड हो जाएगा। कई बार मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत परेशान हैं, लोगों के कहने पे 10 डॉक्टर्स को वो दिखा चुके हैं, एंड बाय द टाइम दे कम टू मी देयर इज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट इन द ओवरी। तो मैं कितने भी, मेरे को इंजेक्शंस का डोज हाई करना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इतने महंगे इंजेक्शंस लगाए और उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो फीमेल्स के लिए स्पेशली आई ऑलवेज टेल देम कि स्ट्रेस फ्री रहना है, वेदर इट इज फैमिली, वेदर इट इज सोसाइटी, you don't have to bother about any of those। बिल्कुल। और इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा मैम, वो ये कि अब केवल फीमेल ही नहीं ये सोचे कि भाई उन्हें स्ट्रेस फ्री रहना है, बल्कि हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा इकोसिस्टम आसपास में क्रिएट करे कि वो नेगेटिव ना हो। अगर इन लॉज के साथ है तो उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक ऐसा इकोसिस्टम आसपास में रहे कि एक अच्छा प्रभाव हो, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम रहना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर पुनीत, मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं, और क्योंकि मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, अब आप डॉक्टर्स हैं, आपको पूरी जानकारी इस फील्ड की है, लेकिन जो आईवीएफ के लिए कपल जा रहा है उनको नहीं पता है कि आईवीएफ में क्या होता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। और प्रेगनेंसी जब आईवीएफ के माध्यम से हो तो तरह तरह की बातें रहती हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग है, इस तरीके की बातें, इस तरीके के मिथ्स जो हैं वो मैम स्टे करते हैं समाज में। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा क्लेरिफाई करें कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग है या नहीं है, और क्या क्या वो कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आपको सामान नहीं उठाना है, आपको सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी है, आपको हैवी टास्क परफॉर्म नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा प्लीज इसे लेकर क्लियर कीजिए। सी आईवीएफ एक असिस्टेड जर्नी है। सो एक नेचुरल कंसेप्शन होता है, एक असिस्टेड जर्नी है। तो वो असिस्टेड जर्नी में थोड़ा अंतर तो होता ही है। हम ये कहते हैं कि इसमें एक प्रोसेस में 3-4 चीजें हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कि फीमेल्स को इंजेक्शंस लगते हैं, जैसे डॉक्टर नीलिमा ने कहा, टू ग्रो द एग्स इंजेक्शंस लगते हैं। फिर इन इंजेक्शंस की ग्रोथ से एग्स मैच्योर होते हैं, और फिर उन
उन एग्स को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालना होता है, फिर हम उनको लैब में असेस करते हैं, फिर स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन विट्रो, जिसको हम कहते हैं। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मतलब बाहर। तो हम जो सेल स्टेज होती है उस बेबी की, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो हम ट्रांसफर करते हैं फीमेल यूट्रस में। तो द प्रोसेस इज डिफरेंट, तो इसलिए जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। हर प्रेगनेंसी प्रेशियस है, बट अगर वो IVF से हुई है, असिस्टेंट से हुई है, उस पर बहुत एफर्ट लगा हुआ है, तो वैसे ही हम कहते हैं कि ध्यान रखिए, राइट, लाइक हैवी काम नहीं करना। और वो सिर्फ मे बी फर्स्ट 2 to 3 वीक्स हम जरूर कहते हैं। एक बार प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट हो गई तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है, ना उसके कोई इफेक्ट्स आने हैं, ना उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, बट इनिशियल 2 to 4 वीक्स आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि सहूलियत बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीलिमा, क्योंकि एम्ब्रियो का जिक्र यहाँ पर किया है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को लेकर, तो एम्ब्रियो ग्रेडिंग का मैम कितना ज़्यादा महत्व रहता है पूरे IVF के दौरान? देखिए, एम्ब्रियो की जो ग्रेडिंग है ना, उसको ग्रेड करने के लिए कई तरीके यूज़ होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है एम्ब्रियोज को हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और इंक्यूबेटर में जो होते हैं मिनिमम टाइम के लिए हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं आउटसाइड टेम्परेचर पे। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि जैसे लेट्स से आज मैंने IVF करा, एग्स और स्पर्म हमें मिल गए हैं, तो बाय नेक्स्ट डे 18 to 24 आवर्स इज व्हेन दे विल बिकम टू न्यूक्लियर स्टेज। मतलब एक हस्बैंड का न्यूक्लियस, एक वाइफ का न्यूक्लियस उसमें आ जाता है। उसके बाद में द एम्ब्रियो स्टार्ट्स डिवाइडिंग फ्रॉम सेकेंड डे। तो सेकेंड डे पे वो 4 सेल के स्टेज में होता है, और जो तीसरा दिन है उसमें 8 सेल की स्टेज में होता है। अब अगर ग्रेडिंग की बात करें तो जब ये जो हम ग्रेडिंग करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि सपोज 8 सेल है, डे 3 एम्ब्रियो है हमारे पास, और उसके 8 सेल हैं। अगर 8 के 8 सेल्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, और जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो नेचुरली थोड़ा सा एक डेब्री इकट्ठा हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर ही। तो अगर वो लेस देन 10% है, तो एंड इफ द साइज ऑफ द सेल्स इज इक्वल, तब भी हम उसको ग्रेड A बोलते हैं। ग्रेड B या C तब होता है जब मान लीजिए आपका फ्रैगमेंटेशन का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब जो सेल का डेब्री है, जब वो डिवाइड हुए तो उसमें से कुछ सेल वेस्ट हो गए, एक वो, और दूसरा अगर जो सेल्स का साइज है वो अनइक्वल है, कोई 4 मिलीमीटर है, कोई 8 मिलीमीटर है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो अगर इक्वल साइज है देन इट्स अ गुड एम्ब्रियो। बिल्कुल। तो डॉक्टर पुनीत, आपसे सवाल मेरा ये है कि अब आजकल हम देखते हैं कि आज का एक लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हर किसी को पहले अपने करियर की टेंशन है, सबसे पहले करियर बनाना है, उसके बाद शादी करनी है, और इसी पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में आप 30s क्रॉस कर जाते हैं, 31, 32, और उसके बाद इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कपल्स को रहती हैं। तो इस तरीके के नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि हम अगर बॉडी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो एक अपना फर्टिलिटी असेसमेंट भी ज़रूर करवाइए, बिकॉज टाइम के साथ, स्ट्रेस के साथ हमारे फर्टिलिटी कैन चेंज, बिकॉज जो फर्टिलिटी अफेक्ट करती है वो एक तरह से सेल्स ही हैं, स्पर्म्स एंड एग्स। तो अगर टाइम के साथ, स्ट्रेस के साथ हमारे अगर सेल्स चेंज होते हैं और अगर हम उनको चेक कर पाएँ तो नथिंग लाइक इट, और सब कुछ अवेलेबल है आजकल। इट्स जस्ट यू हैव टू टॉक अबाउट इट, कम फॉरवर्ड और उसके बारे में बात करें और उसको चेक करवाएं। एंड आई थिंक होता क्या है कि साइंस इतनी एडवांस हो गई है, लेट्स से कि फर्टिलिटी असेसमेंट में कुछ निकला कि एग्स ठीक नहीं है, स्पर्म्स ठीक नहीं है, तो आजकल हम उनको फ्रीज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं विट्रिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि एग्स प्रिजर्व करके रखते हैं, अगर वो अभी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद आके उनको यूज कर सकते हैं। और ये विट्रिफिकेशन मैकेनिज्म बिल्कुल सेफ है एंड गिव्स अ गुड होप टू आवर पेशेंट्स जो रेडी नहीं है अभी प्रेगनेंसी के लिए। बट बेस मैं ये कहूँगी कि चेकअप कराएं, फर्टिलिटी असेसमेंट करवाएं, बेसलाइन प्रिवेंटिव चेक करें, एंड इफ देयर इज एनीथिंग टॉक टू योर स्पेशलिस्ट और उसको फिर ट्रीट करें। ओके, तो डॉक्टर नीलिमा, सवाल मेरा आपसे, मैम, कैन आई ऐड वन पॉइंट हियर? यस मैम। There is a strong message I want to give to everyone who's Yes, watching absolutely. this show right now, कि see, females की biological clock है which keeps ticking with time.
Yes, ma'am. तो अगर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लड़कियां भी हैं, दे डोंट इवन वांट टू गेट मैरिड, तो जो मैरिज ही नहीं कर रहे हैं और उनको अपने पार्टनर का पता नहीं है, वो एम्ब्रियोज फ्रीज नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशंस में आई एक्चुअली वांट टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस, एग फ्रीजिंग इज एन ऑप्शन फॉर एनी यंग गर्ल who wants to preserve her fertility because of various reasons. क्योंकि आईवीएफ के साइकिल का सक्सेस रेट देखिए 100% नहीं होता है, और ऐसे में अगर पहला साइकिल अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है तो ये मुझे लगता है कि मन में एक नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू जब वो आईवीएफ एक्सपर्ट सजेस्ट लेने के लिए गए थे, सजेशन के लिए गए थे। तो उस समय मैम उनके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? उसके लिए देखिए ऐसा है, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट इज यू नो दे आर इमोशनली टॉर्न, मतलब उनके लिए ये बहुत ही भयानक न्यूज़ होती है। एंड जब वो मेरे पास आते हैं तो आई एम ऑल्सो डिस्टर्ब, बट ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज दे आर। तो उस समय पर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ जो हेल्प करती है, जो मैं हमेशा से या मैंने धीरे धीरे विद ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आई हैव लर्नड, कि अगर आप कपल को पहले से ही इन्फॉर्म्ड रखोगे फॉर डे टू डे प्रोग्रेस, फॉर ऑल माई पेशेंट्स, आज एग कलेक्शन हुआ है, आई कॉल देम ऑन सेकेंड और थर्ड डे, एम्ब्रियो जब थर्ड डे पे है, सेकेंड डे पे है, आई कॉल देम, आई टॉक टू देम अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज। एक आखिरी सवाल मैम रहेगा बहुत संक्षिप्त में, कि मैम अभी फिलहाल जैसा कि जब आपके पास कोई कपल आता है आईवीएफ को लेकर, तो पहले से कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो आप सबसे पहले देखते हैं? टीबी तो नहीं है या फिर कोई और बीमारी तो नहीं है जो कि आईवीएफ के सर्कल को इफेक्ट कर सके? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो पिछला सवाल चल रहा था, एक बार उसके बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगी। वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक जब कपल हमारे पास आता है इस प्रॉब्लम को लेके कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम उनका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस स्कोरिंग करते हैं। तो एक स्कोर सिस्टम होता है जो हमें बता देता है कि वो पेशेंट कितना इमोशनली डिस्टर्ब्ड है इस डायग्नोसिस से, एंड हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो ट्रीटमेंट नेगेटिव आता है तो हमें पता है कि ये ऑलरेडी पेशेंट थोड़ा फ्रेजाइल है हमारा, तो वो जो हैंड होल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हर पेशेंट की हम हैंड होल्डिंग करते हैं, बट अगर वो ऑलरेडी उसका स्कोर बहुत ज़्यादा है तो आई वुड से कि हाँ, एक तो ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब पेशेंट आता है कि उसका इमोशनल असेसमेंट स्कोर किया जाता है। सेकेंडली, मेडिकली जो आपने पूछा उसमें ये है कि यस, एक फीमेल का अगर हम शुरू करें तो एक एग रिजर्व होता है जिसको हम कहते हैं AMH, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, वो असेस होता है। मेल के केसेस में स्पर्म असेस होता है सीमन एनालिसिस करके। अगेन फीमेल्स में हम ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करते हैं, या और कोई इन्फेक्शंस हैं जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, वो रूल आउट होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, आजकल की लाइफस्टाइल के कारण हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ का असेसमेंट होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियंस को देखा जाता है। अगेन एक कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस है जो कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, तो एंडोमेट्रियोसिस का असेसमेंट होता है। सो दीज आर ऑल द चेक्स विच वी डू बिफोर। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा, आप जुड़े, और साथ ही डॉक्टर नलिमा गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। आपने आईवीएफ को लेकर बहुत अच्छे से बताया, और आपने जिस तरीके से डिफाइन किया, मुझे ये लगता है कि हमारे दर्शकों की जो भी क्वेरी थी आईवीएफ को लेकर वो क्लियर हुई होगी। तो ये टॉपिक ऐसा है जिस पर बात करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। मेडिकल साइंस ने इस फील्ड को लेकर जितनी तरक्की कर ली वो काबिल तारीफ है, और आने वाले समय में और भी तरक्की की गुंजाइश इसमें दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।